जय हिंद फ्रेंड्स। आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 20 फरवरी 2021 में जो IBACIO ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव का जो पेपर हुआ था उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। देखिए ये डिस्कशन ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव के लिए, सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए और जूनियर एग्जीक्यूटिव की भी वैकेंसी आई है उसके लिए भी ज़रूरी है डिस्कशन, क्योंकि ये एग्ज़ाम एक ही बॉडी कंडक्ट करा रही है तो क्वेश्चंस हो सकता आगे पीछे इधर उधर हो जाएं, मैच हो जाएं। ठीक है, अब हमारा पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये पूछ रहा है कि मिनिमम लिमिट क्या है आरटीजीएस की 2020। इसकी मिनिमम लिमिट 2 लाख है। ये आपको कहाँ से पता होगा? ये आपका करंट का क्वेश्चन लग रहा है, थोड़ा थोड़ा जनरल स्टडीज में दे दिया है, बट ये करंट का क्वेश्चन है क्योंकि 2020 और हमारा एग्जाम होता है 2021 में। ठीक है, तो मिनिमम लिमिट कितनी होनी चाहिए? 2 लाख। अब मैं बताता हूँ आपको आरटीजीएस के बारे में। आपने दो वर्ड सुने होंगे, एक RTGS और एक सुना होगा NEFT। इनमें फर्क क्या है? देखिए, आरटीजीएस में क्या होता है? आरटीजीएस में रियल टाइम ट्रांसफर होता है, जैसे इसके नाम में लिखा हुआ है रियल टाइम। बट एनईएफटी में क्या होता है? एनईएफटी में जरूरी नहीं है ऑन द सेम टाइम आपका ट्रांजेक्शन हो जाए, बट हाँ विद इन 24 आवर्स टू 48 आवर्स आपका ट्रांजेक्शन हो जाता है। दूसरी चीज, रियल टाइम ट्रांजेक्शन में मिनिमम लिमिट हमारी 2 लाख है, जो कि हमारा क्वेश्चन पूछा गया था। बट एनईएफटी में ऐसी कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हो। एनईएफटी में एक फायदा ये भी है कि ये 24/7 चालू रहता है, हम कभी भी एनईएफटी कर सकते हैं 24/7। आरटीजीएस में क्या है, ये ओनली बैंकिंग आवर्स में कर सकते हैं हम लोग। एनईएफटी का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन ये मैच द कॉलम में हमें बताना है कि किस क्रिकेटर ने इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट मैच में कब डेब्यू किया था। कैसे करोगे ये क्वेश्चन? अब तुम्हें सबके डेब्यू डेट तो याद होंगे नहीं, और ये कौन रखता है याद? देखो, पहला है इसमें सचिन तेंदुलकर, दूसरा अजय जडेजा, तीसरा राहुल द्रविड़, चौथा अनिल कुंबले। हम सब ये जानते हैं कि इसमें सबसे लेट जो हमने जिसको देखा है वो राहुल द्रविड़ ही थे। अब इसमें ऑप्शंस में देखते हैं हम लोग, 1990, 1992, 1989 एंड 1996। तो हमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि राहुल द्रविड़ जी का 1996 में डेब्यू हो सकता है। अब बाकी हम लोग इसमें बाकी चीजें देखते हैं। अ, अजय जडेजा, अनिल कुंबले, सचिन तेंदुलकर। हम एक चीज और जानते हैं कि इसमें शायद चांसेस ज्यादा है कि सबसे पहले सचिन तेंदुलकर जी ने डेब्यूट किया हो, तो उस हिसाब से मैच करिए। अब क्या ऑप्शन बचा इसमें? फर्स्ट का सी, ये चांसेस इसके होने के। हम लोग देखते हैं अब। तीसरे का डी होना चाहिए, तीसरे का डी इन इसमें तो नहीं आ रहा, तो ये एलिमिनेट कर दो, ये भी एलिमिनेट कर दो। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखिए, जरूरी नहीं होगा कि आपने सारी चीजें पढ़ी होंगी एग्जाम के लिए। आपको एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा। आपको अगर दो फैक्ट भी पता है, उन फैक्ट को आप इसमें मैच करिए, फिर ऑप्शन निकालिए। ज़रूरी ना सब कुछ पढ़ के जाएं आप, कॉमन सेंस यूज़ करना होगा हमें। तो हम देख पा रहे हैं कि इन दो ऑप्शन में एक हो सकता है। अब हमने क्या सोचा, सचिन तेंदुलकर 1989 में, क्योंकि हम इनको काफ़ी पहले से खेलते हुए देख रहे हैं। सुना था ना हमने, ये 14 या 16 साल की उम्र से खेल रहे हैं। तो पहले का सी इसमें ही दिया हुआ है, और ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 41, राइट टू वर्क और टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टन केसेस। सही है? हाँ बिल्कुल सही है। ये डीपीएसपी है, ये याद होना चाहिए आपको। फिर हम लोग आते हैं उसके बाद आर्टिकल 1। तो 1 किस किस में है? इसमें 1 नहीं है तो इसको हटा दो। दूसरा आर्टिकल 128, ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेजेस ऑफ अ स्टेट। यार ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेज ऑफ अ स्टेट मतलब कि एक राज्य अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या रखेगा, ये 128 में गिवन है क्या? ये आर्टिकल 345 में गिवन है। काय में गिवन है ये? आर्टिकल 345 में गिवन है ये भी हमें पता था। तो 1 और 2 देखते हैं किसमें। इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। हाँ तो ये तो गलत है, ये तो गलत है, हमारा सेकंड वाला गलत है। तो सेकंड हटा दो इसमें से, ये हटा दो, ये हटा दो। अब 1 हो सकता है और 1 और 3 हो सकता है। प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ राष्ट्र प्रमुख 361।
ये एकदम करेक्ट है, ये एकदम करेक्ट है। इसका आंसर 1 एंड 3 है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ रिवाइज कराना चाहता हूँ, डीपीएसपी में आपको रिवाइज कराता हूँ यहाँ पे, जो कि काफ़ी ज़रूरी है। डीपीएसपी रिवाइज करना इसलिए ज़रूरी क्योंकि इस बार आर्टिकल 41 से पूछ लिया हमने, पिछली बार कुछ, अगली बार कुछ और भी पूछ सकते हैं। ये देखिए आर्टिकल 41 ये रहा हमारा। आर्टिकल 41 सेज राइट टू वर्क इन एजुकेशन and public assistance in certain cases. Right to work to education and to public assistance in certain cases. हम लोग सारे डीपीएसपी डिस्कस करते हैं। डीपीएसपी पहले बता देता हूँ ये क्या है। दिस स्टैंड्स फॉर डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये हमारे संविधान के पार्ट 4 में आता है, ठीक है। आर्टिकल 36 क्या कहता है, डिफाइन स्टेट एज सेम एज आर्टिकल 12 अनलेस इन द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज। ये बोल रहा है कि ये स्टेट को वैसे डिफाइन करता है जैसा कि हमारा आर्टिकल 12 में डिफाइंड है। आर्टिकल 12 में क्या डिफाइंड है, आर्टिकल 12 में बेसिकली राज्य की परिभाषा दी हुई है कि राज्य होता क्या है, व्हाट इज स्टेट। ये सारी जो चीजें ये स्टेट के ऊपर अप्लाइड है ना, बट स्टेट है क्या। स्टेट हमारा हो सकता है हमारी कोई भी लोकल बॉडीज, गवर्नमेंट बॉडीज, और जो गवर्नमेंट द्वारा फंड प्राप्त करती है वो बॉडीज, और कुछ चीज़ों में हमारे पीएसयूज भी, ये हमारे स्टेट होती है। बेसिकली स्टेट की डेफिनेशन है। आर्टिकल 37 क्या कहता है, एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल कंटेंट इन दिस पार्ट। ये बताते कि इनका एप्लीकेशन कहाँ होगा और कैसे होगा आर्टिकल 37 में। आर्टिकल 38 इट ऑथराइज द स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ये सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, ये वेलफेयर की बात करता है। ये इसको इंपॉर्टेंट याद रखिए, वेलफेयर की बात करता है। आर्टिकल 38 39 क्या बोलता है, सर्टन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। ये कुछ पॉलिसीज हैं जो डीपीएसपी में दी हुई हैं कि वो स्टेट फॉलो करेंगे, कैसे फॉलो करेंगे, क्या प्रोसीजर है, उसके बारे में बताता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 39 है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ये इंपॉर्टेंट, ये काफी बार पूछा गया। ये देखिए इसमें ए क्यों लगा, ये जहां जहां ए लगा है ना, उसका मतलब है कि अमेंडमेंट करके जोड़े गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। 39 ए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया था। आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत के बारे में बात करता है ये, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 42 प्रोविजन ऑफ जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव्स। ये बताता है कि आपको मैटरनिटी लीव मिलेगी और ह्यूमन कंडीशन में आप लोग वर्क कर सकते हो, ठीक है। ये पढ़ लिया हमने। फिर हम लोग आ जाते हैं 43 लिविंग वेज फॉर वर्कर्स, कितना मिनिमम वेज देना जरूरी है। फिर इसी के ऊपर हमारे काफी सारे लेबर लॉज बेस्ड आते हैं यहीं से पावर लेते हुए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं आर्टिकल 43 ए मतलब ये भी अमेंडमेंट से है। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया था, सेम ये भी। ये भी फिर आता है हमारा प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज 43 बी। फिर आ जाते हैं हम लोग 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूसीसी की बात करी गई है इसमें। अभी लास्ट एक साल पहले काफी ज्यादा न्यूज में भी था। आप बता सकते हैं हमारा कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर यूसीसी इम्प्लीमेंटेड है, कमेंट करके बताइए आप लोग कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे यूसीसी इम्प्लीमेंटेड है, और ये रिसेंट का क्वेश्चन है। आर्टिकल 45 प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 years। इसमें ये बोलते हैं जो 6 साल से छोटे बच्चे हैं उनको आपको चाइल्डहुड केयर देनी है और एजुकेशन देना है, 6 साल से बच्चों को, छोटे बच्चों को। इसमें हम लोग आंगनवाड़ी वगैरह इनका भी इसमें जिक्र करते हैं। फिर आ जाता है 46 में वेलफेयर आ जाता है, SC ST का सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर की बात करी गई है, और ठीक है। 47 में क्या आता है, 47 में ये बोला गया कि स्टेट का न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाना है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी इम्प्रूव करना है। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, जो मिड डे मील मिलती है ना हमारी गवर्नमेंट स्कूल्स में, वो इसी से रिलेटेड आर्टिकल 47 का हवाला देके ही मिड डे मील आई है कि आपको न्यूट्रिशन का लेवल बढ़ाना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना है। आर्टिकल 48 क्या बोलता है, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। एनिमल हस्बेंड्री आप लोग समझते हैं ना, कमेंट करके बताइए होती क्या एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर से क्या अलग है इसमें। आर्टिकल 48 ए में क्या है, प्रोटेक्शन एंड एनवायरमेंट ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। रट लो इसको, समझ लो, समझा देता हूँ। प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ,
ये बस बोलता है कि हमारे जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है उसको इम्प्रूव करना और उसको प्रोटेक्ट भी करना है साथ साथ। इसी से पावर लेते हमारे बहुत सारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बने हैं, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बने हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा 49 प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। लोग क्या करते हैं, ताजमहल पे जाके अपना नाम लिख देते हैं दिल बना के। 49A का उल्लंघन है ये। हालांकि ये जो डीपीएसपी है ये जनता के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, स्टेट के ऊपर। ये स्टेट का काम है कि उनको प्रोटेक्ट करना। 50 आ जाता है, 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। इसको कैसे याद रख सकते हो, 50-50 कर देते हैं जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में। 51 सबसे लास्ट में आता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सतपुड़ा रेंज के बारे में पूछा गया। सतपुड़ा रेंज इज आर करेक्ट। माउंटेन रेंज सतपुड़ा एंड विंध्या फाउंड इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। बताओ, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में विंध्या और सतपुड़ा पाई जाती है क्या? नहीं, ये तो सेंट्रल इंडिया में पाई जाती है। इसका मेनली पार्ट मध्य प्रदेश में, फिर थोड़ा बहुत हम लोग पाएंगे महाराष्ट्र में, और फिर छत्तीसगढ़ में स्ट्रेच होता है। मेनली ये मध्य प्रदेश रीजन में पाई जाती है। तो क्या बोल रहे हैं, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया? नहीं, तो ये तो हटा दो। फर्स्ट हट गया, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। टू तो करेक्ट है क्योंकि टू दोनों में हम थ्री पढ़ेंगे अब सीधे। इट पीक्स मोर देन 4000 फीट हाई। द सतपुरा इंक्लूड्स द महादेव हिल्स। हाँ सही बात है, महादेव हिल्स है इसमें, टू द नॉर्थ में ही। और मैकाल रेंज टू द ईस्ट, ये भी सही बात है। एंड राजपीपला हिल्स टू द वेस्ट, ये भी सही बात है। ये एकदम करेक्ट है। तो इसका आंसर होगा 2 and 3, क्योंकि 2 तो सही था ही हमारा। द रेंज द नेम ऑफ विच 7 फोल्ड्स फ्रॉम वेस्ट इंडिया नॉर्दर्न साउथ। देखिए मैं इसका मतलब समझाता हूँ आपको। ये क्या है, जो हमारी सतपुड़ा रेंज है और नर्मदा और हमारी विंध्या रेंज है, ये विंध्या रेंज बनी हुई है हमारी, ये सतपुड़ा रेंज बनी हुई है। इसके बीच में ड्रिफ्ट वैली है। यहाँ से हमारी नर्मदा एंड तापी नदी बहती है। सतपुड़ा साउथ में आती है, और किसके, ये विंध्य के साउथ में आती है, और इसके बीच में से हमारी नर्मदा नदी निकलती है, जो कि अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैंने 2-3 फैक्ट और बता दिया आपको। नेक्स्ट आते हैं हम लोग द इकोनॉमिक सर्वे पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इकोनॉमिक सर्वे 2019-2020 was chose to continue with the popular tradition of presenting survey in 2 volumes। ये पूरा करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है। ये पूरा करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए हमने एक चीज ऑब्जर्व करी है, जो हमारे जीएस की कुछ क्वेश्चंस है ना, वो करंट अफेयर से लिंक होके आ रहे हैं। करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा, या तो न्यूज़पेपर से पढ़िए या कोई मैगजीन उठाइए मंथली, उससे पढ़िए। वन लाइनर करंट अफेयर इसमें इतना काम नहीं आएंगे आपको, तो इसमें पढ़ लेते हैं फिर भी। द वॉल्यूम 2 रिव्यूज रिसेंट डेवलपमेंट इन द मेजर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी एंड इज सपोर्टेड बाय रेलेवेंट स्टैटिस्टिकल टेबल्स एंड डाटा। अगला स्टेटमेंट है, वॉल्यूम 1 अटेम्प्ट टू कैप्चर आइडियाज दैट encapsulate economic freedom and wealth creation, provided evidence-based economy analysis of recent economic development to enable informed policy making। ये सही चीज़ है, और ये भी सही चीज़ है। इसका आंसर बोथ 1 and 2 होगा। ये करंट से रिलेटेड था। इकोनॉमिक सर्वे के बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ। इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, किसी साल का, जैसे कि इसमें 19-20 की बात करें तो 2019 में पूरा क्या हमारी इकोनॉमी में ने कैसा परफॉर्म करा, किस किस सेक्टर ने कैसा परफॉर्म करा, उसके बारे में बता दें, ताकि इसके बाद बजट आता है। इकोनॉमिक सर्वे पहले आता है, इसके बाद बजट आता है। और बजट जो आता है ना, इकोनॉमिक सर्वे पर ही बेस रहता है, क्योंकि हम पता करते हैं कि किसने कितना बजट यूज करा, ताकि अगली बार हम उसको कितना बजट अलॉट कर पाए, ज्यादा करना है कम करना है। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग खालसा ट्रेडिशन के ऊपर। इन विच ईयर वाज द खालसा ट्रेडिशन इनिशिएटेड। आपको पहले पता होना चाहिए खालसा ट्रेडिशन है क्या। ये खालसा ट्रेडिशन बेसिकली इट्स एन आर्मी ऑफ सिक्स विच इज क्रिएटेड बाय गुरु गोविंद सिंह जी इन 1699। 1699 में क्रिएट हुई थी ये। खालसा ट्रेडिशन क्या है, ये आर्मी है हमारी सिख भाइयों की, जो गुरु गोविंद सिंह ने क्रिएट करी थी। क्यों क्रिएट करी थी, क्योंकि मुगलों के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे और इसके पहले के सिख गुरु को एग्जीक्यूट कर दिया गया था औरंगजेब द्वारा, तो इसलिए ये आर्मी बनाई गई थी। खालसा ट्रेडिशन में, खालसा ट्रेडिशन में कुछ चीज इंपॉर्टेंट होती है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें के का फंडा याद रखना। केश, कंगा, फिर आता है कड़ा, फिर आता है कचेरा, फिर आता है कृपाण। ये चारों चीजें जरूरी है। केश होने चाहिए इसमें, जो केश होते हैं ना, यानी कि हेयर्स, हेयर्स इसमें अनकट हेयर रखने होते हैं। फिर इसमें सेकंड चीज आती है कंगा। कंगा क्या डिनोट करता है, आपको अपनी बॉडी और माइंड को प्योर रखना है और हाइजीनिक वे में रखना है, ठीक है, हाइजीन। फिर आता है इसमें कड़ा।
कड़ा क्या है, ये आपका कमिटमेंट टू गॉड दर्शाता है आपका, ठीक है। फिर आता है हमारा कचेरा, ये आपकी मॉडेस्टी, आपकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, इन सबको दर्शाता है। फिर आता है हमारा कृपाण, कृपाण ये बोलता है कि आपका फर्ज बनता है कि आप वीक के लिए लड़ो, वीक के लिए लड़ो, वीक से नहीं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अबाउट काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी, काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी क्या बोल रहे हैं। इन द इंसिडेंट ऑफ काकोरी द मेन कॉन्स्पिरेटर वाज राजा राम प्रसाद बिस्मिल, बताओ सही है कि नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। एग्जैक्टली, द मेन कॉन्स्पिरेटर वाज राजा राम प्रसाद बिस्मिल, तो ये तो एकदम सही बात है। फिर इसमें बोल रहा था काकोरी ट्रेन रॉबरी इंसिडेंट टुक प्लेस 16 किलोमीटर अवे फ्रॉम लखनऊ ऑन 9 अगस्त 1924। 1924 में हुई थी क्या काकोरी ट्रेन रॉबरी? 1925 में हुई थी ये, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया, ठीक है। तो बोथ 1 and 2 तो नहीं है, 2 ओनली नहीं है, नीदर 1 2 भी नहीं, ओनली 1 करेक्ट है आपका, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल, इनके साथ एक जन और शामिल थे, अशफाकुल्ला खान, कौन शामिल थे? प्लस अश... ये भी शामिल थे, और ये जिसने करी थी ऑर्गेनाइजेशन का नाम था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। अगले क्वेश्चन पे थे हम लोग मरीना ट्रेंच, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ लाइज इन दिस ओशियन। मरीन ट्रेंच सबको पता है पैसिफिक ओशन में लाई करता है, पैसिफिक ओशन में कहाँ पे? चैलेंजर, चैलेंजर डीप में। हमने एक चैलेंजर एक्सपीडिशन करा हुआ था, तब हमें पता चला था कि मरीना ट्रेंच डीपेस्ट है, और इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द यूनिट इन विच इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस इज मेजर्ड, सबसे पहले ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस होता क्या है। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता है बेसिकली, ये क्षमता होती है आपके मटेरियल की कि वो कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट कर रहा है, कितनी स्मूथली कर रहा है। रेजिस्टेंस में क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोक देता है, इससे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो भी कम होता है। कंडक्टेंस में क्या होता है कि कितने स्मूथली फ्लो कर रहा है, जैसे कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो सकती है? ओम्स होती है। ओम होती है क्या? ओम तो वोल्ट की होती है। फेराड होती है क्या? फेराड क्या की होती है? फेराड कैपेसिटेंस की होती है। अब क्या थी? सीमेंस, हाँ यही होती है। क्योंकि टेस्ला किसकी थी? टेस्ला तो यार हमने पढ़ा था मैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, ममता बनर्जी जी है, जो कि अभी प्रेजेंट में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। अनफॉरगेटेबल मेमोरीज, जवाहरलाल नेहरू की एक फेमस किताब याद रखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और कुछ याद आ रही है इनकी फेमस किताब किसी को? अगले हम लोग स्टेटमेंट पे आते हैं। कुचिपुड़ी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिए हुए। कुचिपुड़ी इज वन ऑफ द क्लासिकल डांस, क्या क्लासिकल डांस स्टाइल्स ऑफ इंडियन डांस? हाँ सही बात है, क्लासिकल डांस ही है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी इज द नेम ऑफ द वन होना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। कुचिपुड़ी इज द नेम ऑफ विलेज इन कर्नाटका। यार कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का डांस है ये, और फिर कर्नाटक में विलेज होगा, ये कुछ सूट नहीं कर रहा हमें। ये आंध्र प्रदेश में ही विलेज होना चाहिए, तो ये हटा देते हैं हम लोग। तो सेकंड हटा दो, ये भी नहीं होगा। आपके पीछे इट इज अ डांस ड्रामा विच इज नोन अंडर द जेनरिक नेम यक्षगण। हाँ ये बात सही है, ये मैंने पढ़ा हुआ था कि यक्षगण उसका जेनरिक नेम है। यक्षगण से कंफ्यूज मत होना, यक्षगण एक डांस है जो कि कर्नाटका में भी परफॉर्म होता है, ठीक है। बट हाँ, कुचिपुड़ी का जेनरिक नेम यक्षगण था। यूजली जाति स्वरम इज परफॉर्म एज इन नृत्य नंबर, हाँ ये बात सही है। तो 134, 134 इसमें है। अब मैं आपको बताता हूँ ये जाति स्वरम नृत्य नंबर है क्या। देखिए, इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, इस डांस के कुचिपुड़ी के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला इसका कंपोनेंट्स है धाराबो। दूसरा इसका कंपोनेंट है नृत्य, जिसका जिक्र करा गया है।
तीसरा इसका कंपोनेंट है नृत्य, और चौथा इसका कंपोनेंट है नाट्य। अब हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं धाराबू क्या होता है। धाराबू बेसिकली इंट्रो डांस, ये इंट्रोडक्शन दिया जाता है इसमें कि क्या होने वाला है धाराबू। नृत्य क्या होता है, नृत्य इसके सब पार्ट होते हैं, जैसे कि ये क्या कहते हैं, जाति स्वरम इज परफॉर्म्ड इज नृत्य नंबर, एग्जैक्टली इसके कुछ सब पार्ट होते हैं, जाति स्वरम इसका एक सब पार्ट है। ये नृत्य है ना, धारावी धाराबू के बाद परफॉर्म किया जाता है नृत्य, ठीक है। नृत्य क्या होता है, ये मेन पार्ट आता है जहाँ पे एक्सप्रेशन, स्टोरी टेलिंग करी जाती है, ठीक है। फिर नाट्य क्या होता है, नाट्य क्या होता है, ये जो अंडरलाइन टेक्स्ट होता है ना हमारे प्ले का, उसको दर्शाता है। ये कंपोनेंट याद रखना है हमें। फिर अगला क्वेश्चन, राजवर्धन सिंह राठौर वन सिल्वर मेडल इन 2004 ओलंपिक्स फॉर शूटिंग। 2004 में, यार ये हमारे केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, तो इतना आपको पता होना चाहिए, ये शूटिंग के लिए जीते हैं। ये हमारी इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट भी हैं, जहां तक मुझे याद आ रहा है। विच किंग ऑफ मगध कॉल्ड द डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रियास। डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रियास किसको बोलते थे? इसका आंसर चंद्रगुप्त मौर्य को बोलते थे डिस्ट्रॉय क्षत्रियास, नहीं। अजात शत्रु को बोलते थे, नहीं। पहली बात तो किंग ऑफ मगध था ही नहीं। फिर बिंदुसार को बोलते थे, नहीं। महापद्मानंद नंदा को बोलते थे। क्यों बोलते थे इसको डिस्ट्रॉय क्षत्रिय? देखिए इसके काफी रीजंस है। एक इंपॉर्टेंट रीजन तो ये भी बताया जाता है कि इनकी जो मदर थी वो शूद्र थी, तो इसलिए ये आगे चल के डिस्ट्रॉय क्षत्रिय कहलाए, क्योंकि इनने आसपास की काफी सारी जो किंगडम्स थी, जैसे कि पांचाल वगैरह, कुरु, इन सबको डिस्ट्रॉय कर दिए थे। यहाँ पे क्षत्रियों को डिस्ट्रॉय करते गए थे और उनको अपने अंडर में ले गए थे, कंसोलिडेट करते जा रहे थे, इसलिए इनको बोलते हैं डिस्ट्रॉय क्षत्रियास, ठीक है। विच बुक वॉज विच बुक हैज वन द रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2019? अब इसका क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो। बोलो, रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज के बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज, देखिए ये इंडियन ऑथर्स को मिलता है, उनकी नॉवेल्स के लिए, शॉर्ट स्टोरीज के लिए, ड्रामा के लिए, ठीक है, इसलिए मिलता है ये। सबसे पहला ये अवार्ड किसको मिला था, ये जो सोलो है ना, ये दूसरा अवार्ड था। सबसे पहला अवार्ड मिला था हमारे 100 पोएम ऑफ कबीर, इस किताब को मिला था, 100 पोएम्स ऑफ कबीर। और दूसरा हमारा सोलो बुक को मिला है। सोलो बुक लिखी किसने, राणा दास गुप्ता। ये इनके द्वारा लिखी हुई किताब है। अब हम लोग आ जाते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल के बारे में डिस्कस करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फर्टाइल सॉइल ऑफ इंडिया, दे सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ क्रॉप सच एज राइस, व्हीट, शुगर केन, कॉटन, जूट, पोटैटो, वेजिटेबल। हाँ सही बात है, जब ये खुद ही कह रहे हैं कि फर्टाइल सॉइल है तो सपोर्ट करेगी इन सब चीज़ों को। एलुवियम सॉइल आर फाइन पार्टिकल्स ऑफ रॉक मटेरियल्स कैरिड इन सस्पेंशन एंड later deposited बाय द रिवर इन बेड एंड बैंक। सही बात है। एलुवियल सॉइल आती कैसे, जो माउंटेन होता है, जो रिवर बार बार वहां से पास होती है, बहती रहती है, उसको डिस्ट्रॉय करती है, उसको घिसती रहती है और फिर एलुवियम इकट्ठा होता है। तो यही तो कह रहे हैं, लेटर डिपोजिशन रिवर बेड एंड बैंक, लेटर डिपोजिटेड बाय द रिवर इन इट्स बेड एंड बैंक, तो सही बात है। फिर क्या बोल रहे हैं, एलुवियल सॉइल्स आर नॉट परफॉर्म बाय द डिपोजिशन ऑफ स्लिट बाय द रिवर्स। नहीं यार, ये तो एकदम करेक्ट है, जबकि स्लिट डिपोजिशन से ही तो एलुवियम सॉइल बनती है, इसका फॉर्मेशन का मेन रीजन ही यही है। तो तीसरा पॉइंट तो गलत है, और ये करेक्ट पूछ रहा है, तो तीसरा गलत है, तीसरा गलत है, दो और सही थे, तो ये आंसर हो गया। Okay, consider the following statement about natural phenomena. कुछ नेचुरल फिनोमेना दिए हुए हैं आपको। Penanties are formed in high altitudes where sunlight turns ice directly into water vapor rather than melting it into water. अब देखो इसके बारे में हो सकता है आपने कभी सुना ही ना हो नाम, या सुना हो तो इतनी जानकारी ना हो, बट ये कह रहे हैं वेयर सनलाइट टर्न्स आइस डायरेक्टली इनटू वाटर वेपर। ऐसा आपने कभी सुना है कि धरती पे कोई ऐसी जगह है जहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट वाटर वेपर में कन्वर्ट कर रही है, पानी बना ही नहीं रही, मतलब इतनी इंटेंस सनलाइट, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है ये। फिर दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं हम लोग। ड्यूरिंग एन इरप्शन इन वॉल्केनोज, एश पिक अप सो मच फ्रिक्शन दैट
बुल्ड अप द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कॉजेस लाइटनिंग, एकदम सही बात है। देखिए जब क्या होता है वॉल्केनो रप्ट होता है ना, तो उसमें से एशिश निकलते हैं, लावा के साथ साथ एशिश निकलते हैं और कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं, कंसोलिडेट पार्टिकल्स। ये ऊपर जाते क्या करते हैं, आपस में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन करते हैं, इस फ्रिक्शन से स्टैटिक एनर्जी जनरेट होती है और इसके कारण लाइटनिंग होती है। तो एकदम सही बात है ये। Salar de Uyuni is the world's largest salt flat at 10582 kilometer and holds around half the world reserves of lithium. Fire rainbows are caused by fire or rain. ये तो आपने पढ़ा होगा, फायर रेनबोज आर कॉज बाय फायर और रेन। नहीं यार, फायर और रेन से नहीं बनते। फायर रेनबोज क्या होते हैं, बेसिकली रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट से बनते हैं। कभी कभी हम आसमान में देखते हैं ना, एकदम फायरी फायरी डिजाइन बन जाती है, उसको बोलते हैं फायर रेनबोज। तो ये फायर और रेन से तो नहीं बनते। तो चौथा गलत है, चौथा गलत, चौथा गलत, चौथा गलत, एक और तीन, ये हो गया आंसर। ऐसे एलिमिनेशन लगाना होता है आपको। अगर आप एलिमिनेशन नहीं लगाओगे, सिर्फ पढ़ाई 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 पे ध्यान दोगे, दिक्कत में आ जाओ, कर नहीं पाओगे। आईबी का पेपर अच्छे लेवल का आता है, एसएससी जैसा नहीं है ये पेपर, काफी उससे टफ है ये पेपर। अब आते हैं द हिरेलियो सॉन्ग, ये इंपॉर्टेंट सॉन्ग है। इज नोन एज द वॉर सॉन्ग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ये वॉर सॉन्ग है, वॉर सॉन्ग। कहाँ का? नागालैंड का। ठीक है, नागालैंड का ये वॉर सॉन्ग है। अब हम लोग जब नागालैंड पे आ गए तो मैं आप लोग को नॉर्थ ईस्ट का नक्शा दिखा देता हूँ, वो इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए ये रहा हमारा नॉर्थ ईस्ट का मैप। अब हम इसमें कहाँ थे, अब हम लोग देखते हैं, हाँ बिहार। सेलेक्ट हो जा, नहीं हो रहा, चलिए कोई बात नहीं। देखिए इसमें देखिए बिहार, बिहार किससे किस किस से बॉर्डर शेयर करता है। झारखंड से तो करेगा क्योंकि उससे अलग होकर बना था। ये नेपाल से बॉर्डर शेयर कर रहा है, ये वेस्ट बंगाल से भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, ये वेस्ट बंगाल से भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक है। बट याद रखिए बिहार सिक्किम से बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है। ये सब जो पार्ट आ रहा है ना, ये पूरा वेस्ट बंगाल का पार्ट है, ये सिक्किम से शेयर नहीं कर रहा है। सेवन सिस्टर्स बोलते हैं, ये ब्रदर है, ये सेवन सिस्टर में नहीं आता सिक्किम, ठीक है। पहले सबसे हम लोग देखते हैं कि बांग्लादेश से हमारे कौन कौन से देश बॉर्डर शेयर करते हैं। सबसे पहले हमारा वेस्ट बंगाल बॉर्डर शेयर करता है, फिर हम यहाँ से देखेंगे वेस्ट बंगाल में बॉर्डर शेयर कर लिया। मेघालय, मेघालय बॉर्डर शेयर करता है। अगर हम देखें मेघालय की एक ही इंटरनेशनल बाउंड्री है, सिर्फ बांग्लादेश, और कुछ नहीं है। बांग्लादेश फिर हमारा असम से बॉर्डर शेयर करता है, त्रिपुरा से बॉर्डर शेयर करता है और मिजोरम से भी बॉर्डर शेयर करता है। ध्यान से, अगर ऑप्शन में पूछ लिया नागालैंड और मणिपुर, नहीं, नागालैंड से बॉर्डर शेयर नहीं करता, मणिपुर से भी नहीं करता, ये त्रिपुरा से करता है, ठीक है। नागालैंड से नहीं करता, नागालैंड का म्यांमार से बॉर्डर शेयर होता है और मणिपुर का भी म्यांमार से सिलेक्ट होता है। ऐसे याद रखो, देखो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये ऐसे क्रम से याद रखो, नागालैंड, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भूटान से बाउंड्री शेयर करता है, असम से बाउंड्री शेयर करता है, नागालैंड से बाउंड्री शेयर करता है, बट मणिपुर से नहीं बाउंड्री शेयर करता हमारी, ठीक है। ये रहा हमारा नॉर्थ ईस्ट का नक्शा, हमने थोड़ा देख लिया। हम लोग आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। व्हाट डज द टर्म कार्बन काउंट मीन। कार्बन काउंट, ये बहुत सुना है, कार्बन काउंट, कार्बन फुटप्रिंट, अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यू प्रोड्यूस थ्रू आउट योर लाइफ स्टाइल एवरी डे। सही बात है, यही होता है मतलब वन ओनली। अब बताऊं क्यों वन ओनली लगाया मैंने। दूसरा ऑप्शन देखो, द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट ऑन अर्थ। क्या बात कर रहे हैं, कार्बन काउंट में कि अर्थ में कितना कार्बन प्रेजेंट है, ऐसा कहीं पढ़ा है तुमने आज तक? नहीं ना। द मेजर ऑफ अमाउंट कार्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन अर्थ, कार्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो और बड़े के स्टेटमेंट स्टेटमेंट है, तो ये भी नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है, फुलाइच इज द कलरफुल फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। इसको कैसे करोगे यार, हालांकि ये फेमस फेस्टिवल आपको पता होना चाहिए, बट एलिमिनेशन लगा। सबसे पहले आते हैं हम लोग मध्य प्रदेश में। अब चूंकि मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूँ तो मुझे पता है कि मेरे यहाँ फलोइच नाम का तो कुछ नहीं होता। कुछ बच्चे उत्तर प्रदेश के भी होंगे, आपको अपने स्टेट के फेस्टिवल्स तो पता ही होने चाहिए, फेमस फेमस। तो ये दो तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में तो नहीं होते, मुझे इतना पता है। आंध्र प्रदेश में ये फुलाइच नाम का हो सकता है कि आंध्र प्रदेश में इतना ऐसा नाम हो सकता है, लग रहा है ये आंध्र भाषा का नाम, नहीं, नहीं लग रहा ना। फिर आते हैं हम लोग, क्या बचा हमारे पास, हिमाचल प्रदेश बना और इसका यही आंसर है। ये बेसिकली फ्लावर फेस्टिवल है, यहाँ पे फ्लावर कलेक्शन करा जाता है।
लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। प्लांट कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इनटू फूड स्टोर्ड एज कार्बोहाइड्रेट। एकदम सही। क्या करता है प्लांट? सनलाइट से जो एनर्जी कन्वर्ट करके कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में तो स्टोर करता है, ये तो पढ़ा था ना हमने। और कार्बोहाइड्रेट में किस फॉर्म में? स्टार्च फॉर्म में। प्लांट्स हैव क्लोरोफिल। एग्जैक्टली, क्लोरोफिल क्या होता है? ये ग्रीन पिगमेंट। फिर आता है प्लांट डू नॉट हैव सेल वॉल। ये सही है क्या? प्लांट डू नॉट हैव सेल वॉल। प्लांट्स में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। तो तीसरा हटा दो जहां देखे। तीसरा है, ये तो नहीं होगा। तीसरा है, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से कुछ एक हो सकता है। चौथा देख लेते हैं हम लोग। नॉन वेस्कुलर प्लांट्स ग्रो वेरी टॉल। यार ये क्या बात कर रहे हैं? नॉन वेस्कुलर प्लांट्स ग्रो वेरी टॉल। नहीं। तो एक और दो ही आंसर है। मैं आपको बताता हूँ नॉन वेस्कुलर प्लांट्स क्या होते हैं। देखिए, नॉन वेस्कुलर वो प्लांट्स होते हैं जिसमें जाइलम और फॉइलम नहीं होती, वो होते हैं नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। जाइलम फॉइलम क्या होते हैं? जाइलम जाइलम का काम क्या होता है और फॉइलम का काम क्या होता है? जाइलम का काम होता है मेनली वाटर ट्रांसपोर्टेशन, और फॉइलम का काम होता है फूड ट्रांसपोर्टेशन। फूड ट्रांसपोर्टेशन और वाटर ट्रांसपोर्टेशन, जाइलम फॉइलम। तो ये वेरी टॉल क्यों नहीं होते, इसका मैं आपको रीजन बताता हूँ कि इसमें जाइलम और फाइलम नहीं होते, तो इसमें वाटर और फूड ट्रांसपोर्टेशन आसानी से हो नहीं पाता है। इस कारण इन प्लांट की जो लेंथ होती है ना, काफी ऊंची नहीं जा पाती, क्योंकि ऊंचे दूर तक ये ले जा ही नहीं सकते खाने और पानी, क्योंकि इनमें है ही नहीं वेसल्स वगैरह, इसलिए। ठीक है, तो आज का डिस्कशन हम लोग यहीं खत्म करते हैं। मैं जानता हूँ अभी कुछ गड़बड़ियाँ लग रही होंगी आपको पढ़ाने के स्टाइल में, उसको धीरे धीरे इम्प्रूव करा जाएगा। बाकी आप लोग भी सजेशन दे सकते हैं कमेंट में। धन्यवाद, थैंक यू।